जिस नाम के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता और रणनीति बारामती के रास्ते अपने आप को पूरे देश से जोड़ लेती थी, वही नाम कल की सुबह अचानक खबर बन गया। अजीत पवार, एक ऐसा नेता जिसने दशकों तक सत्ता के गलियारों में रहकर सरकारें बनते और बिगड़ते देखी, जिसने हर सिचुएशन में राजनीतिक शतरंज की चालें चली और जिसे लोग सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि दादा कहकर पुकारते थे। उनका सफर एक विमान हादसे के साथ थम गया। यह सिर्फ एक राजनेता की मौत नहीं थी, यह उस राजनीतिक धुरी का टूटना था जिसके इर्द गिर्द महाराष्ट्र की सत्ता घूमती रही थी। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अजीत पवार कैसे गए, बल्कि यह है कि उनके बाद क्या बचा है। सवाल कि उनकी ताकत, उनका नेटवर्क, उनकी विरासत और वो परिवार जिस पर अब राजनीति की सबसे भारी जिम्मेदारी आ पड़ी है, वो कौन संभालेगा। और आसान भाषा में कहूं तो कौन होगा उनका उत्तराधिकारी। या क्या शरद पवार फिर से अपनी टूटी हुई पार्टी को एक कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी। ये कहानी है उस आखिरी उड़ान के बाद शुरू हुई सत्ता के नए अध्याय की, जहां शोक, राजनीति, उत्तराधिकार तीनों एक साथ टकरा रहे हैं। तो इन सवालों के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को, पर इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम कायदे में फायदे की बात करते हैं। तो पहले आपको मैं अजीत पवार के बारे में बता देता हूं। अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता था। उनका पूरा नाम अजीत अनंतराव पवार था और वो दिग्गज नेता शरद पवार के भतीजे थे। शरद पवार की अपनी पीढ़ी से किसी और ने राजनीति में कदम नहीं रखा, और अगर शरद पवार के बाद पवार परिवार से कोई राजनीति में आया तो वो थे अजीत पवार। शरद पवार की छत्र छाया में ही अजीत पवार राजनीति में आगे बढ़े। लेकिन अपने चाचा के दिल्ली चले जाने के बाद अजीत पवार ने ना सिर्फ बारामती में अपना वर्चस्व जमाया, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी मजबूत सियासी पहचान बनाई। इसके चलते ही अजीत पवार को शरद पवार की सियासी उत्तराधिकारी माना जाने लगा। पर जैसा कि हमेशा होता है, अगर कोई बिना चाहे आपकी कुर्सी का उत्तराधिकारी बन जाए तो बुरा तो लगता है। वैसा ही शरद पवार के साथ भी हो रहा था। शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सियासी वारिस के तौर पर आगे बढ़ाना चाहते थे। अजीत पवार ने इसी कारण अपनी अलग राह चुन ली और 2023 में अजीत पवार ने चाचा शरद पवार से पूरी पार्टी ही छीन ली। अजीत पवार ने जब एनसीपी पर अपना कब्जा जमाया था, तब शरद पवार के तमाम मजबूत सिपह सालारों को भी अपने साथ मिला लिया, और तो और अपने चाचा की ही पार्टी का चुनाव चिन्ह, जो कि उन्होंने 1999 में बनाई थी, वो भी ले लिया। अजीत पवार के साथ छगन भुजबल से लेकर के प्रफुल्ल पटेल, धनंजय मुंडे, आदित्य तटकरे, मरकंद पाटिल, बाला साहब पाटिल और इंद्रनील नाइक जैसे दिग्गज नेताओं ने शरद पवार का साथ छोड़ दिया। पर अब जो घटना हुई है वो ये सवाल उठाती है कि अजीत पवार के बाद एनसीपी में नंबर 2 की हैसियत प्रफुल्ल पटेल रखते थे, लेकिन वही छगन भुजबल की अपनी सियासी पकड़ है। इसी का नतीजा था कि उन्हें बाद में महाराष्ट्र सरकार में शामिल करना पड़ा, और यही कारण है कि आज भी उनका नाम बहुत तेजी से आगे आ रहा है। पर वहीं दूसरी ओर प्रफुल्ल पटेल बड़े नेता जरूर हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जमीनी नेता के तौर पर उनकी पहचान कभी नहीं रही, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल शुरू से ही व्हाइट कॉलर और एसी रूम वाली पॉलिटिक्स करते थे, जिसके चलते एनसीपी के नेताओं का उनके पीछे खड़ा होना आसान नहीं है। पर एक बात जो भारतीय राजनीति में महाभारत काल से रही है कि कोई कितना भी योग्य हो, पर अगर परिवार से नहीं है तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो एक नजर अजीत पवार की फैमिली पर भी जानी चाहिए। तो पहले अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की बात करते हैं, जो कि फिलहाल राज्यसभा सांसद है, लेकिन अभी राजनीति में आए उन्हें चंद दिन ही हुए हैं। हालांकि अजीत पवार ने उन्हें 2024 में लोकसभा चुनाव लड़वाया था, लेकिन वो सुप्रिया सुले से हार गई थी। पर इसके बाद अजीत पवार ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया था। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार के 2 बेटे हैं, एक का नाम है पार्थ और दूसरे का नाम है जय। पार्थ पवार को अजीत पवार ने अपने सियासी वारिस के तौर पर राजनीति में लाया था, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में वो लड़ चुके हैं, जबकि जय पवार बिजनेसमैन है। अजीत पवार के सियासी वारिस के तौर पर फिलहाल उनकी पत्नी सुनेत्रा और बेटे पार्थ पवार को ही माना जा रहा है, लेकिन दोनों के पास ही राजनीतिक अनुभव काफी कम है। ऐसे में एनसीपी को एकजुट रखकर चलना महाराष्ट्र की राजनीति में पार्थ और सुनेत्रा दोनों के लिए काफी मुश्किल भरा सफर होगा। तो शायद इन दोनों नामों पर आगे का चांस कम है। तो अगला नाम है प्रफुल्ल पटेल का, जो कि एनसीपी के वर्किंग प्रेसिडेंट है और अजीत गुट के सबसे वरिष्ठ केंद्रीय स्तर के नेता हैं। वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, अजीत पवार के काफी करीबी भी थे और सियासत में लंबे समय से हैं। उनकी संगठनात्मक क्षमता मजबूत है और तो और दिल्ली की राजनीति में दखल भी रखते हैं। लेकिन जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है,
उनकी जमीनी नेताओं के तौर पर वैसी पकड़ और करिश्मा नहीं है जैसा कि अजीत पवार का था। पार्टी को स्थिर रखना हो तो वो अंतरिम और सहायक भूमिका में आ सकते हैं, लेकिन मुख्य चेहरा बनना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगला नाम है छगन भुजबल का। एक ओबीसी नेता के रूप में मजबूत पकड़ है, खास करके नासिक और उत्तर महाराष्ट्र में। अजीत गुट के साथ 2023 में पार्टी बंटवारे के समय शामिल हुए थे और मंत्री भी हैं। जातीय समीकरण अनुभव के कारण इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन उनकी उम्र जो है वो एक संशय पैदा करती है, क्योंकि उनकी उम्र 75 साल के ऊपर है और उनका विवादों से भी पुराना रिश्ता है। चलिए, इस पर तो फैसला हो ही जाएगा समय के साथ। पर एक और सवाल है कि क्या शरद पवार फिर से एनसीपी की कमान संभालेंगे, मतलब जो दोनों पार्टी है उसको मिलाकर। तो एक नजर इस पर भी बात कर लेते हैं। अजीत पवार के साथ जो नेता गए थे उन सभी को राजनीतिक रूप से स्थापित करने में शरद पवार का अहम रोल रहा है। छगन भुजबल से लेकर के धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे के शरद पवार के साथ कैसे रिश्ते हैं वो तो जग जाहिर है। इतना ही नहीं, प्रफुल्ल पटेल को भी सियासी तौर पर शरद पवार ने ही आगे बढ़ाया था। तो ऐसे में शरद पवार क्या फिर से एनसीपी सियासी कुनबे को एकजुट करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे? क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद अजीत पवार और शरद पवार के रिश्तों में जमी बर्फ कहीं ना कहीं पिघलने लगी थी। एनसीपी के तमाम नेता ये बात कहते रहे हैं कि पवार परिवार को फिर से एकजुट हो जाना चाहिए। छगन भुजबल ने तो यहां तक कह दिया था कि शरद पवार के कहने पर ही वो अजीत पवार के साथ गए थे। विधानसभा चुनाव के बाद भुजबल ने शरद पवार से मुलाकातें भी की थी। इसके बाद अजीत पवार और शरद पवार के बीच कई मुलाकातें हुई। वहीं अजीत पवार ने आज तक मराठी को दिए अपने इंटरव्यू में भी पवार परिवार के एक होने की सियासी संकेत दिए थे। पुणे नगर निगम चुनाव में जिस तरह से एनसीपी के दोनों गुट मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, उसके बाद साफ हो गया था कि अब चाचा भतीजे के बीच सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। खबरों के हिसाब से शरद अपने पोते पार्थ और जय को एनसीपी, मतलब जो शरद चंद्र पवार वाली एनसीपी है, को वापस मिलाकर पार्टी को एकजुट करने का प्रयास कर सकते हैं। पर एक सवाल यह भी है कि परिवार के मुखिया शरद पवार ने खुद 2026 के अंत तक सेवानिवृत्त यानी रिटायर होने का संकेत दिया था। हालांकि अजीत पवार के निधन के बाद शरद पवार अपनी बेटी और पोते पोतियों के लिए पवार साम्राज्य को स्थिर करने के लिए अपने रिटायरमेंट में थोड़ा देर तो कर ही सकते हैं, पर उनकी उम्र 85 साल हो गई है। तो कई सवाल हैं, जवाब कुछ साफ नहीं है। पर अब कई सारे सवालों के बाद एक इंपॉर्टेंट सवाल जो रह गया था कि क्या महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी। तो चलिए गणित को समझते हैं। क्योंकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे शिवसेना के पास 132 और 56 सीट है, बहुमत के लिए 145 चाहिए। तो अगर 41 विधायक चले भी जाते हैं तो बहुमत बना रहेगा, मतलब महाराष्ट्र सरकार तो नहीं गिरने वाली। इन सब गणित और अटकलों के बाद कई चीजें तो साफ हो रही हैं। पर बात अगर अजीत पवार की करें तो अजीत पवार का जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं है, यह महाराष्ट्र की राजनीति में उस अध्याय का अंत है जहां सत्ता, रणनीति, परिवार तीनों एक साथ चलते थे। आज एनसीपी के सामने नेतृत्व का सवाल है, पवार परिवार के सामने विरासत का सवाल है और महाराष्ट्र की राजनीति के सामने स्थिरता का सवाल है। क्या सुनेत्रा पवार या पार्थ पवार धीरे धीरे इस खालीपन को भर पाएंगे, या फिर प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे अनुभवी नेता पार्टी को संभालेंगे? क्या शरद पवार एक आखिरी बार फिर से बिखरे हुए कुनबे को समेटने के लिए मैदान में उतरेंगे, या फिर यह मान लिया जाएगा कि पवार युग अब अपने अंतिम पड़ाव पर है? क्योंकि इतना तय है कि सरकार गिरने का खतरा नहीं है, लेकिन राजनीति सिर्फ नंबरों से नहीं चलती है, ये भावनाओं, नेतृत्व और भरोसे से चलती है। और यही तीनों चीजें आज महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा डावाडोल है। अजीत पवार की आखिरी उड़ान के साथ सत्ता का जो संतुलन बदला है, उसका असर आने वाले महीनों में साफ दिखेगा और शायद तभी तय होगा कि यह सिर्फ एक हादसा था या महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत और एक युग का अंत है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।